ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत आज एक सेमिनार था जिसमें आर्मी चीफ ने भी एड्रेस किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी एड्रेस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव और इसके ऊपर उम्मीद ये बांधी गई है कि आइंदा चंद सालों के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग और जदीद जो ज़री तरीके हैं काश्तकारी के उनको मुतारफ़ करवाया जाएगा और अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और कतर और चाइना से तवक्को की जा रही है कि वो इस शोबे में हिस्सा लेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले कुछ बिजनेसमैन ने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी तो उन्होंने 3 शोबे आइडेंटिफाई किए थे, एक ज़राअत का शोबा, एक माइनिंग का शोबा और एक आईटी का शोबा, जिनके अंदर उनको बहुत उम्मीद है और यकीन है कि ये सऊदी अरब, यूएई, कतर और चाइना, जिन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को पिछले चंद सालों में मुश्किल हालात में बेल आउट करने में मदद की है, वो इन 3 शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर सकते हैं। एक दुश्वारी जिसके ऊपर मामला हल नहीं होते वो एक तो पाकिस्तान के IMF के साथ रिलेशनशिप है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और एक हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है और रिजर्व इतने कम है कि बेयकीनी रहती है, सरमायाकार आते नहीं। एक और उससे भी बड़ी बेयकीनी ये है कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप जो है 25-30 सालों में बड़े अजीबोगरीब नौयत के रहे हैं। हमने IPPs किए तो उसमें मसाइल आ गए, रेकोडिक किया तो उसकी लड़ाई पड़ गई, रेंटल पावर प्रोजेक्ट किए तो उसका कारके का केस चल पड़ा। तो हर एक शोबा जिसमें भी हमने गैर मुल्की सरमायाकार लाने की कोशिश की, आखिर में वो मामला कहीं ना कहीं लड़ाई पे जाके उसका अख्ताम हुआ। और हमारी अदालतें जो थीं वो गलत काम के अंदर, जो इकॉनमी उनकी फोटे नहीं है, उनको मालूम नहीं है इकॉनमी को कैसे हैंडल करना है, तो उसके इकनॉमिक इश्यूज़ को जब भी वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो कभी तो रेकोडिक की शक्ल में इंटरनेशनल अवार्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गया, कभी कारके की शक्ल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गया, कभी स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने मुदाखलत की और 300-400 अरब तब से आज तक हम जला चुके हैं, अभी तक हल हमारे सामने नहीं है। इसी तरीके से आर्मी की भी कभी इकनॉमिक मैनेजमेंट उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आर्मी को सोच विचार के साथ इसमें आगे आना चाहिए। एक एरिया ऐसा है जहां आर्मी पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचा सकती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स में वो बचाते हैं, सैलाबों, तबाहकारियों, ज़लज़ला आ जाए उसमें बचाते हैं, कोरोना आ गया, लोकस्ट का अटैक हो गया उसमें बचाते हैं। एक और एरिया ऐसा है कि जहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं, हेल्प आउट कर सकती है। वो एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, उसके अंदर वो पाकिस्तान को बड़े अच्छे से मदद कर सकते हैं। दूसरा, ये जो अरब ममालिक हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे अब ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ये भी एक अफसोसनाक पहलू है। वो GHQ से डील करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उनका ख्याल ये है कि वहाँ जो मामला तय होंगे, जो लिख पढ़ वहाँ की जाएगी, उसके ऊपर अमल पैरा होने में आसानी होगी। वो माहिदा उसकी ट्रांसलेट करने में इनटू रियलिटी, इम्प्लीमेंटेशन उसकी करने में ज़्यादा यकीनी होगा जिसको GHQ जिसकी ओनरशिप लेगा। तो ये वो प्रोग्राम है जिसकी ओनरशिप बराह रास्त GHQ ले रहा है इस वक्त। कह तो रहे हैं हुकूमत का इनिशिएटिव, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली है, ये आर्मी का ही इनिशिएटिव है। आर्मी के किसी ज़माने में नायाब और निपजी के नाम से ये हमारे कॉटन की रिसर्च के मामले में बड़े एटॉमिक एनर्जी के ये अदारे थे। एटॉमिक एनर्जी के नीचे, न्यूक्लियर एनर्जी के नीचे वो कॉटन वैराइटीज़ जो वायरस रेजिस्टेंट हो उनके ऊपर काम किया करते थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जहाँ सारे शोबों में नुकसान हुआ है वहाँ पे भी नुकसान हो गया। कॉटन क्रॉप हम 14-15 मिलियन बेल से पैदा करते करते 6-7 मिलियन बेल पे आ गए। अब 8-9 मिलियन बेल बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर सिर्फ इस एरिया को ही टर्न अराउंड कर लें, मैं लंबी चौड़ी बातों में जाए बगैर सिर्फ हम कॉटन को ही टर्न अराउंड कर लें, टेक्सटाइल हमारा मेन स्टे है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, अगर हम 25-26 अरब डॉलर या 30 अरब डॉलर की बरामदात करते हैं तो उसमें से इस साल कम है, लेकिन उससे पिछले साल 18-19 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल की मद में हमने कमाया था, आउट ऑफ 31 बिलियन डॉलर। सिर्फ कॉटन को अगर अच्छे से हम प्रोड्यूस कर लें और दोबारा ले जाएं उसको 14-15 मिलियन 18 मिलियन बेल्स पे ले जाएं तो पाकिस्तान का ना सिर्फ ज़र मुबादला बचेगा बल्कि एक्सपोर्ट्स की मद में हम अरबों डॉलर कमा भी रहे होंगे। तो ये वो एरिया है जहाँ वो मदद कर सकते हैं, लेकिन उनको फ़ौज को अपनी मुदाखलत जो है सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि दोबारा इकॉनमी जो है उनका स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ तंजीम है, तंजीमी ढांचा उनकी स्ट्रेंथ है, जहां वो हमेशा आएंगे और हुकूमत को मुश्किल हालात में मदद कर सकते हैं अपनी उस जिम्मेदारियों के अलावा जो पाकिस्तान के दिफा के लिए उनका अवलीन फ़र्ज़ है। तो इस मामले में उनका रोल है भी, लेकिन सोचो विचार के साथ आगे आना चाहिए, एकदम से नहीं आ जाना चाहिए। पिछले 2 हुकूमतों में आर्मी चीफ को बराह रास्त इकॉनमी की मैनेजमेंट के मामलात के अंदर इन्वॉल्व किया गया। PTI की हुकूमत ने जनरल बाजवा को इन्वॉल्व किया, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई उन्होंने NDC, उसके अंदर उनकी मेंबरशिप रखी आर्मी चीफ की। इसके अलावा जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान को उस वक्त कर्ज नहीं दे रहे थे, इमरान खान को सऊदी अरब के पहले विजिट के ऊपर कुछ हाथ नहीं था, या कुछ वादे ज़बानी कलामी उन्होंने किए, चाय वाय पिलाई, गिफ्ट दिए, लेकिन कोई अरबों डॉलर की कमिटमेंट नहीं थी। वो कमिटमेंट तब हुई जब
खशरजी का वाक़या हुआ, उसके बाद यहाँ से DJISI को दोबारा रवाना किया गया और फिर आर्मी चीफ़ ने विज़िट किए इन तमाम दोस्त ममालिक के। सऊदी अरब ने भी फिर पाकिस्तान को मदद की, चाइना ने भी की, UAE ने भी की और कतर ने भी की। $10 अरब का बेल आउट पैकेज था। अभी भी वैसे ही सूरत हाल है और दोबारा आर्मी चीफ़ का वही वाला रोल है। दोबारा आर्मी ही कोशिश करके निगोशिएट करके सऊदी अरब और UAE से दोबारा $3 अरब की कमिटमेंट हासिल करने में कामयाब हुई है, जिसके नतीजे में 12 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। इसी तरीके से चाइनीज़ लोन रोल ओवर तकरीबन $5 अरब का हो चुका है। मज़ीद भी तवक्को है कि उनके जो बायलैटरल लोन्स हैं वहाँ हमें वो गुंजाइश देंगे। इसके अंदर भी पिंडी का रोल बहुत वजनी रोल है उनका, उसके बगैर ये काम आगे पाए तक मील तक ना पहुँचता। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इशूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इलेक्शंस बहुत करीब है, प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में वसीम अब्बासी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन चंद एक जर्नलिस्ट में से शामिल हैं जो आज उस इवेंट में मौजूद थे जहां आर्मी चीफ ने बात की। वसीम, आपको खुशामदीद कहता हूं। इसके अलावा आबिद शेर अली PMLN से और महमूद मौलवी साहब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, ये भी हमारे साथ होंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। वसीम, आपसे आगाज़ करूँगा, क्या इंटरेक्शन हुआ आर्मी चीफ का? क्योंकि जो सोशल मीडिया पे उसके बाद ख़बरें चलना शुरू हुई कि उन्हें कुरान पाक की आयात पढ़कर तो वो तर्जमा के साथ जब लोगों को मोटिवेट किया तो वहाँ बड़ा माहौल पैदा हुआ। क्या बातें उन्होंने पहले खुद से कहा, क्या उन्होंने? आपकी ज़बानी सुन लो। जी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ऑनर की बात है आप जैसे सीनियर साफ़ी के साथ आप हमारे उस्तादों में शामिल होते हैं। तो आज जो आपने बहुत डिटेल से बताया, बिल्कुल इतनी ज़्यादा ब्रीफिंग उन्होंने नहीं दी जितनी आपको पता था माशाल्लाह। यही बातें पहले हो चुकी थी सेमिनार में। उसके बाद आर्मी चीफ का ख़िताब हुआ तो कुछ देर वो इंग्लिश में बात करते रहे कि चूँकि डिप्लोमेट्स भी थे, उन्होंने माजरत की कि मैं इंग्लिश में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमेट्स और बाकी लोग हैं उन तक मैंने बात पहुँचानी है, तो इंग्लिश में बात करूँगा। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी उर्दू ज़बान पर, और पंजाबी भी हमारी ज़बान है, मैं इस पर फ़ख्र होना चाहिए और है। तो जब वो इंग्लिश की बात ख़त्म की थोड़ी देर, और वो भी काफ़ी देर मुफस्सिल बात की, उस पर यही कहा कि पाकिस्तान में कुछ अनासिर मायूसी फैलाना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फैलाना चाहते हैं, डिस्पोंडेंस फैलाना चाहते हैं, तो वो सारी गलत बातें, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक उनके पास पेपर था जिस पर अदाद व शुमार थे, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और नए सेंसस के तहत शायद कोई चौथा बन जाएगा। और उन्होंने कहा गंदम पैदावार में अभी भी 7वां बड़ा मुल्क है, और चीज़ों की पैदावार बताई। और वो जो आप रेकोडेक मायदे का जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि तांबे में पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है, रेकोडेक के बाद शायद चौथे नंबर पे दुनिया में बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर होगा। और अगर चागी के जो पोटेंशियल है हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, पूरा जो कॉपर की माइंस है वहाँ पे, तो फिर हम नंबर 1 हो जाएंगे दुनिया में। तो उन्होंने वो सारा बता के फिर कहा कि क्या इतनी सारी हमारी इस्तेदाद के बाद मायूसी जायज़ है क्या? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज एक मुसलमान के तौर पे आपसे मुखातिब हूँ। फिर उन्होंने जो इस्लाम के हवाले से बात की, तो फिर वाकई में ये तिलावत वाली बात, बिल्कुल उन्होंने सारी आयात कुरानी तिलावत की। वो एक हाफिज़ हैं और आज उनका हिफ़्ज़ नज़र आ रहा था तजवीद के साथ। फिलबदी सूरह अल-ज़ुमर की वो 39वीं सूरत है कुरान पाक की, उसकी 53वीं आयत उन्होंने कुछ आयत पढ़ी है। मुझे ला तक़नतू मिन एक कहा उन्हें ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और एक है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसके हवाले से एक और आयत भी है कि मायूस नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते हैं जो कि काफिर होते हैं।